मूवी शुरू होती है एक बहुत ही अच्छी नॉवेलिस्ट लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम जेनिफर हिल्स होता है। वो बहुत अच्छे नॉवेल्स लिखा करती थी जिसके लिए उसे कोई खामोश और पुरसकून जगह चाहिए थी, यानी जहाँ पर सुकून ही सुकून हो और वो अकेली रहकर वहाँ पर नॉवेल्स लिख सके। इसलिए वो किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाती है और एक पुराना सा घर रेंट पर लेती है जो उसने किसी बूढ़े आदमी से लिया था और वो बहुत ही सुनसान से इलाके में था। अब वो अपने उस घर जा रही होती है तो वो रास्ता भूल जाती है। तो रास्ते में वो 3 लड़कों से मिलती है जो कि गैस स्टेशन पर होते हैं। वो तीनों से बड़ी मीठी मीठी बातें करके उससे फ्लर्ट करने लगते हैं और साथ ही साथ उसे घर का रास्ता भी बताते हैं। इस तरह से उन लड़कों को उसके घर का भी रास्ता पता चल जाता है, यानी ये लड़की कहाँ रहती है। खैर अब जेनिफर अपने घर पहुंच जाती है और उसे वहाँ की खामोशी काफी पसंद आ रही होती है। वो वहाँ पर अपनी चीजें सेट करती है और सब कुछ ऑर्गेनाइज करने लगती है और मजे से बैठकर नॉवल लिखने लगती है। वो वहाँ का माहौल काफी एंजॉय कर रही होती है। अब रात हो जाती है, वो अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है कि तभी उसको कोई आवाज आती है जो कि उसके घर के बाहर एक स्टोर रूम से आ रही थी। वो उधर चेक करने जाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, ये सिर्फ हवा का शोर था। वो दोबारा से बैठ जाती है लेकिन उसके कपड़ों पर उसकी ड्रिंक गिर जाती है तो वो वॉशरूम में जाती है और अपनी ड्रेस को धोने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई चुपके से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। अब जब सुबह होती है तो वो जॉगिंग से वापस आती है लेकिन रास्ते में उसे एक पुराना सा टूटा फूटा घर दिखाई देता है। वो इसको देख के काफी हैरान होती है। यहाँ से बाहर आती है और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ती है, लेकिन घर आकर जब वो सिंक की तरफ देखती है तो वो खराब हुआ होता है और उसमें से गंदा पानी आ रहा होता है। वो फौरन से प्लम्बर को कॉल करती है। प्लम्बर सिंक को ठीक कर देता है तो जेनिफर उसे थैंक यू कहती है। फिर हम उन्हीं 3 आदमियों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम स्टैनली होता है और ये वही था जो उस दिन बाथरूम में जेनिफर की रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये रिकॉर्डिंग वो अपने बाकी साथियों को भी दिखाता है। ये बहुत अजीब लड़का था। वहाँ पर प्लम्बर भी होता है जो जेनिफर के घर गया था और सिंक को ठीक किया था। वो इन सबको बताता है कि जेनिफर ने मेरे से काफी अच्छे से बात की। तीनों सोचते हैं कि वो अकेली रहती है तो हम भी उसके घर जाएंगे और इस चीज का फायदा उठाएंगे। अब वो सब इस चीज की प्लानिंग करने लगते हैं। उन सबका बहुत एविल माइंड होता है। वो जाते उसके घर के दरवाजे के आगे एक मरी हुई बर्ड फेंकते हैं। जेनिफर बाहर आती है। वो नोटिस करती है कि स्टोर रूम में फिर से शोर आ रहा है। वो उस तरफ जाती है लेकिन तब तक चारों लड़के उसके घर के अंदर जा चुके थे। जेनिफर अब घर के अंदर आती है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये लड़की पहले से इसके घर है। वो जेनिफर से पूछने लगते हैं तुम यहाँ अकेले क्यों रहती हो और यहाँ किस लिए आई हो। तो जेनिफर उनसे कहती है नॉवल लिखने आई हूँ। उनमें से एक लड़का जिसका नाम जोनी होता है जेनी को ड्रिंक करने का कहता है और बेसबॉल बैट से उसे हर्ट करने लगता है और उसे कहता है अपने दांत तो दिखाओ। उसे बहुत टॉर्चर करता है और उसके दांत निकालने का कहता है और वो तीनों अब उस पर मैच स्टिक भी फेंकने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जेनिफर फौरन से वहाँ से भागकर जंगल में चली जाती है लेकिन जंगल में उसे एक शेरिफ मिलता है। शेरिफ के साथ एक और लड़का था, एक और आदमी था। शेरिफ उससे कहता है कि तुम जाओ, मैं जेनिफर के साथ उसके घर जाकर देखता हूँ कि हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पे मसला और ज्यादा बढ़ने वाला था क्योंकि शेरिफ भी उन चारों लड़कों के साथ मिला हुआ था। शेरिफ जेनिफर के साथ उसके घर जाता है और घर जाते ही दरवाजे को कुंडी लगा लेता है। वो जेनिफर के साथ बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर करने लगता है और साथ ही किसी को कॉल करता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही 4 लोग होते हैं। प्लम्बर आते ही जेनिफर के साथ बुरा सलूक करता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है लेकिन जेनिफर फिर भी यहाँ से भाग जाती है लेकिन उसको फिर से पकड़ लिया जाता है और अब की बार शेरिफ को इंक्लूड करते हुए बाकी के 4 लोग भी जेनिफर के साथ बुरा काम करते हैं। ये सब बहुत ही बुरे आदमी थे। जेनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बाहर की तरफ भागती है। भागते भागते वो एक ब्रिज पर पहुंचती है और इन सब के सामने पानी में छलांग लगा देती है। ये सब समझते हैं कि शायद ये मर चुकी है तो वो हर एविडेंस रिमूव करने लगते हैं, हर उस प्रूफ को आग लगा देते हैं जिससे ये पकड़े जा सकते थे। ये लोग काफी देर वहाँ खड़े रहते हैं ये ढूंढने के लिए कि क्या वो मरी या कहीं वो भाग तो नहीं गई, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखाई देता। तो इनको ये पक्का हो जाता है कि वो मर चुकी है तो हम यहाँ से जा सकते हैं। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और शेरिफ अपने घर जाता है। यहाँ पर हम उसकी बीवी को देखते हैं, साथ ही साथ उसकी बेटी को भी। ये कितना बुरा आदमी था, ये बहुत ही ज्यादा शेमलेस था, इसे अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं आया। ये सब लोग बहुत दिन तक जेनिफर को ढूंढते रहते हैं लेकिन कोई न्यूज नहीं पाते, ना ही इनको जेनिफर की बॉडी मिलती है। अब एक दिन प्लम्बर इन सबको बताता है कि उसने जेनिफर की सोल देखी है। उन्हें पता चलता है कि उस टाइम जो इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी वो किसी ने चुरा ली है। तो सब गुस्सा हो जाते हैं लेकिन अब इनके साथ वही होने वाला था जैसा ये कर चुके थे, क्योंकि आप जानते हैं टिट फॉर टैट, जैसा करना वैसा भरना।
अब रात होते ही कोई इनके घर की तरफ उसी तरह डेड परिंदा फेंकता है जैसे इन लोगों ने जेनिफर के घर की तरफ फेंका, और साथ ही साथ जेनिफर का स्लीपर भी। अब दूसरी तरफ शेरिफ को एक टेप मिलती है जिसके ऊपर स्टैनली का नाम लिखा होता है। शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि ये स्टैनली ने ही अपने पास रखी हुई थी, तो वो चाहता है और इस टेप को स्टैनली के मुंह में घुसा देता है। तो स्टैनली कहता है ये सब मैंने नहीं किया, तुम लोग प्लम्बर की फिक्र करो, वो इतने दिन से गायब है, कहीं उसने तो नहीं ऐसा कर दी। उसे गिल्ट हो रहा होगा कि उसने हमें बताया था कि जेनिफर ने उसे अच्छे से बात की, तभी हमारे दिल में ये बात आई कि हम जेनिफर के घर जाएं, तो हमें प्लम्बर को ढूंढना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। तो शेरिफ कहता है ठीक है, उसे ढूंढो, लेकिन इससे पहले शेरिफ उस बेचारे बूढ़े आदमी को भी मार देता है जिसके घर में जेनिफर किराए पर रह रही थी। उस बेचारे को क्या पता था कि जेनिफर कहाँ है। लोगों ने ऐसा इसलिए किया था कि बूढ़ा आदमी बता न सके कि जेनी मिसिंग है। अब सवाल उठता है कि वो प्लम्बर इनको मिल नहीं रहा था, तो वो था कहाँ? तो वो जेनिफर के घर ही था। जेनिफर प्लम्बर के गले में रस्सी डालकर उसे बेहोश कर देती है। अब दूसरी तरफ स्टैनली के दूसरे साथी को कोई म्यूजिक की आवाज आती है। अब स्टैनली और वो उसका साथी उस जगह की तलाश में जाते हैं और वही स्ट्रेंज और ब्रोकन घर में पहुंच जाते हैं जो कि जेनिफर ने देखा था। स्टैनली और उसका दूसरा साथी अंदर जाते हैं। स्टैनली का दोस्त घर के अंदर जाता है उसके दरवाजे से, जबकि स्टैनली पीछे यानी बैकयार्ड से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है जो कि जंगल में से गुजर के था। अब जंगल में जेनिफर सबसे बदला लेने के लिए तैयार थी। स्टैनली जेनिफर को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसका पाँव एक ट्रैप में आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है, अपने दोस्तों को आवाज देता है, तो उसके दोस्त आ जाते हैं। जेनिफर बेसबॉल बैट से इन पर अटैक करने लगती है, उनको बेहोश कर देती है। जेनिफर अब 3 आदमियों को बेहोश कर चुकी थी। स्टैनली के उसी दोस्त को उसने अब बांध ही दिया था, वो भी एक बाथ टब के ऊपर, और नीचे से पानी आ रहा होता है। स्टैनली को जेनिफर ने जंगल में एक दरख्त के साथ बांधा होता है और वो उसी तरह उसकी भी रिकॉर्डिंग करती है। उसके मुंह के अंदर मरा हुआ चूहा डालती है और वो कांटे जिससे मछली को पकड़ा जाता है वो उसकी आंखों में डालकर वो भी दरख्त के साथ बांध देती है कि अगर वो जरा सा भी मूव करेगा तो उसकी आंखें काटी जाएंगी। तभी जेनिफर फिश के कुछ टुकड़े करती है और उसके ऑर्गन स्टैनली के फेस पर लगाती है ताकि चीलें और कव्वे आकर इसके फेस पर से खाएं और इसको दर्द हो। अब सीन शिफ्ट होता है स्टैनली की उसी फ्रेंड की तरफ। वो जेनिफर से कहता है मुझे माफ कर दो, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, लेकिन जेनिफर अब नहीं मानने वाली थी। वो उसे उसी बाथ टब में डुबकियां लगाती है और उस बाथ टब के पानी में एसिड डाल देती। उस लड़के को इसने जो 2 वुडन स्टिक्स पर लटकाया हुआ था उसमें से पहली वुडन स्टिक निकाल देती है। वो लड़का सीधा पानी में गिरता है, उसकी बॉडी और उसका मुंह जलने लगता है। दूसरी तरफ स्टैनली की हालत भी बहुत बुरी हो रही होती है क्योंकि क्रोस उसके फेस पर से खा रहे थे, तो इस दर्द की वजह से वो मर जाता है और उसे अपना बदला मिल चुका था। अब जेनिफर अच्छे से तैयार होती है और उसे गैस स्टेशन तक जाती है जहाँ पर जोनी उसे देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जेनिफर अब की बार काफी ब्रेव हो चुकी थी तो उसके सर पर फायर करती है और उसे बांध देती है, सेम उसी जगह पर जहां उसके साथ ऐसा हुआ, और उसके साथ वैसा ही करती है जैसा इसके साथ किया जाने वाला था। जेनिफर इसके सारे के सारे तान बाहर निकाल देती है और इसके बॉडी पार्ट्स भी काटती है इलेक्ट्रिकल सो के साथ और उसे फोर्स करती है कि तुम इसे ही खाओगे। जेनिफर ने जिनसे बदला लेना था वो प्लम्बर और शेरिफ ही थे। प्लम्बर को तो उसने पहले से ही पकड़ रखा था, तो अब वो शेरिफ के घर जाती है और उसकी बेटी को किडनैप कर लेती है। अब जब शेरिफ अपनी गाड़ी में बैठता है तो जेनिफर उसी की गाड़ी में बैठ जाती है और उस पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। जब शेरिफ को होश आता है तो देखता है कि वो एक वुडन प्लैंक के ऊपर बंधा हुआ है और प्लम्बर भी उसी रूम में है और वो भी बेहोश था। जेनिफर प्लम्बर के हाथ के साथ एक गन इस तरह से बांधती है तो अपने आप उस गन से बुलेट फायर हो जाए, इस तरह से एक शॉट से 2 लोग मर जाएं। अब जेनिफर बाहर बैठ के इस चीज का इंतजार करने लगती है कि कब प्लम्बर को होश आए और ऐसा हो। प्लम्बर को जैसे ही होश आती है तो उसका हाथ हिलता है, गन में से गोली चल जाती है जो कि सीधा शेरिफ की बैक पर लगती है और वही गोली प्लम्बर को भी आके लगती है और उसकी मौत हो जाती है। जेनिफर बाहर बैठे बैठे दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि उसने अपना बदला ले लिया। इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यही एंड होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसी मूवी का पार्ट 2। इसमें सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं लेकिन स्टोरी लाइन कुछ मिलती जुलती है। तो इस मूवी के पार्ट में कैटी को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत अच्छी लड़की होती है और एक कॉफी शॉप में काम किया करती थी, लेकिन वो मॉडल बनना चाहती थी और ये बात वो अपनी दोस्त को भी बताती है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम अपना शूट करवाओ। तभी कैटी वहाँ पर एक एड देखती है और वहाँ का नंबर नोट कर लेती है। कैटी जब घर आती है उनका पीस देखने लगती है जो उन्हें काफी अच्छा लगता है और अट्रैक्ट करता है, तो कैटी उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करती है और उनको अपनी फोटोग्राफ भेजती है एक पोर्टफोलियो के तौर पर। तो इसकी पिक्चर उन लोगों को पसंद आ जाती है और वो इसे कहते हैं
हैं कि सुबह 10 बजे हमारे स्टूडियो आ जाना। अब अगली सुबह केटी वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक और शूट हो रहा होता है जो कि काफी अजीब तरीके से हो रहा था। इतनी ही देर में केटी वहाँ 3 लड़कों से मिलती है जो कि आपस में भाई थे। एक का नाम इवान था, एक कर्ली बालों वाला लड़का था और एक और इनका भाई था। अब केटी अपने साथ कुछ कपड़े भी लाई थी। इवान उससे कहता है कि इनमें से एक प्यारा से कपड़े पहन लो, लेकिन जब केटी वो ड्रेस पहनती है तो इवान इतना ज्यादा खुश नहीं दिखता और उससे कहता है इससे भी छोटा ड्रेस पहनो। लेकिन केटी अच्छी लड़की, वो सिर्फ एक मॉडल बनने के लिए इतना गिर नहीं सकती थी, तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और उसने अपने दिल से भी निकाल दिया था कि वो मॉडल भी नहीं बनेगी। अगले दिन जब वो जॉगिंग पर जा रही होती है और फिर अपने घर वापस आती है तो उसकी डोर पर कोई नॉक करता है और ये वही काय था, वही कर्ली बालों वाला आदमी यानी इवान का भाई। वो उसे यूएस भी देता है और कहता है कि इसमें आपकी पिक्चर्स हैं। तो केटी कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। तो कर्ली बालों वाला लड़का कहता है फिक्र नहीं करें, हमने इसे अपने पास से डिलीट कर दिया है ताकि आपको बुरा न लगे, या आपकी पिक्चर्स हैं, आप इसे देख सकती हैं। तो केटी वो यूएस भी ले लेती। अब रात में हमें वही कर्ली बालों वाला लड़का दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरे और खामोश कमरे में केटी की उन्हीं पिक्चर्स की तरफ देख रहा होता है। इनको उसने डिलीट नहीं किया था। दूसरी तरफ रात में जब केटी अपने घर से बाहर कूड़ा फेंकने जाती है, उसी चीज का फायदा उठाते हुए वो कर्ली बालों वाला लड़का उसके अपार्टमेंट में चला जाता है। केटी को कुछ पता नहीं चलता और वो सो जाती है और इस चीज को नोटिस ही नहीं करती। रात को उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वही कर्ली बालों वाला लड़का उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। वो उसे रोकती है और एक चीज से उसके फेस को डैमेज करती है। वो एक लेजर टाइप मशीन होती है। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, लेकिन कर्ली बालों वाला लड़का उसके मुंह को कवर कर लेता है और उसे अंदर की तरफ घसीटता है, उसके साथ मिसबिहेव करता है, उसे मारता है, उसे किक्स मारता है और उसके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा डालकर उसे चुप रहने का कहता है और उसके हाथ पीछे की तरफ करके उन्हें बांध देता है और फिर से उस बेचारी को टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने जरा सी भी आवाज निकाली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इन केटी की आवाज सुनकर वहाँ पर एक नेबर आ जाता है, लेकिन कर्ली बालों वाला लड़का उसके पेट मल्टीपल टाइम स्टैब करके उसे मार ही डालता है। यानी उसने यहाँ पर एक जान ले ली थी और कुछ पता नहीं कि वो केटी के साथ भी क्या करता। उसके बाद उसके फेस को नाइफ से इंजर्ड करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और साथ ही अपने भाइयों को बुला, इवान और अपने दूसरे भाई को। वो लोग वहाँ पर फौरन आ जाते हैं, लेकिन इसे डांटने की बजाय कि सारे फिंगरप्रिंट्स को रिमूव करने लगते हैं और सब प्रूफ्स को भी जिनसे साबित हो इनके भाई ने ही उस आदमी का मर्डर किया है। ये नाइफ उठाते हैं और उस पर से अपने भाई के फिंगरप्रिंट्स मिटाते हुए उस पर केटी के फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं और उसे नेबर के डेड बॉडी के पास रख देते हैं ताकि ये लगे कि केटी ने इसे मारा और बाद में खुद भाग गई। इसके बाद वो लोग केटी को ड्रग्स खिलाते हैं और अपने साथ कार में कहीं ले जाते हैं। जब केटी को होश आता है तो वो देखती है इवान उसके साथ बहुत बुरा कर रहा है। इवान के बाकी भाई उसके साथ बहुत क्रीपी चीजें करने लगे, जैसे उस पर स्पिट करना। यहाँ से सारे चले जाते हैं, लेकिन केटी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो बहुत टूटा हुआ फील कर रही थी। फिर वो तीनों यहाँ दोबारा आते हैं और उसे नए कपड़े देते हैं, लेकिन अब की बार केटी उस कर्ली बालों वाले लड़के के सर पर अटैक करती है और वहाँ से निकलकर चिल्लाती है। इससे बाहर शेरिफ और डिटेक्टिव मिलते हैं। डिटेक्टिव उसे अपने साथ ऑफिस ले आता है और लकीली ये बहुत अच्छा आदमी होता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव के ऑफिस में एक लेडी आती है और उसे कहती है कि मैं एक लेडी हूँ और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मुझे केटी से बात करने दीजिए, ये अच्छा फील करेगी। तो डिटेक्टिव उस लेडी को इजाजत दे देता है, लेकिन ये लेडी अच्छी नहीं थी, ये उन तीनों लड़कों की मदर थी। यहाँ पर केटी दोबारा से फंसने वाली थी। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है तो केटी उससे कहती है मुझे अमेरिकन एम्बेसी जाना है। तो वो लेडी कहती है फिक्र नहीं करो। साथ ही वो किसी को कार में कॉल करती है। केटी से कहती है कि बस हम घर जा रहे हैं, उसके बाद तुम वहाँ से अमेरिकन एम्बेसी चली जा। केटी भी उस पर ट्रस्ट कर लेती है और ये केटी की सबसे बड़ी गलती थी। ये लेडी इनफैक्ट उसी कर्ली बालों वाले लड़के की मदर थी और इवान की स्टेप मदर थी, यानी इवान और वो कर्ली बालों वाला लड़का आपस में सौतेले भाई थे। ये लेडी केटी को बेसमेंट में ले आती है और ये सेम वही जगह होती है जहाँ पर केटी को पहले भी रखा गया था। अब यहाँ पर इवान केटी को दोबारा से पकड़ लेता है और वो लेडी केटी पर स्पिट करती है। साथ ही यहाँ पर इवान का फादर भी आ जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। उसे टेसर से उसकी पूरी बॉडी पर इलेक्ट्रिकल शॉक्स देता है और बाद में उसके साथ बहुत बुरा करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इवान की मदर अपने रूम में जाती म्यूजिक लगाकर रोने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनके साथ भी ये जबरदस्ती ही काम करवाया जा रहा था, वो भी सबके कंट्रोल में थी। अब केटी की हालत बहुत बुरी होती है, लेकिन इवान फिर भी उसे मार रहा होता है, उसे किक्स मार रहा होता है और साथ ही जमीन को खोदता है। केटी को एक बॉक्स में बंद करके जमीन के अंदर बंद कर देता है और उसकी एक ग्रेव बना देता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उस ग्रेव के अंदर एक पत्थर होता है जो कि इस बॉक्स के वजन से गिर जाता है और बॉक्स भी नीचे गिर जाता है। बॉक्स खुल जाता है और लकीली केटी बाहर आ जाती है और जब वो देखती है तो ये सिर्फ लाइन होती है। केटी बहुत खुश हो जाती है, उसमें थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो यहाँ का दरवाजा ढूंढने लगती है जिस
जिससे वो बाहर आ सके। वो जब दरवाजा खोलती है तो आगे से उसको चर्च मिलती है। वहाँ पर उसको एक फादर भी मिलते हैं जो कि उसकी हालत देख के उसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और उसे खाना और गर्म कपड़े देते हैं। और वो जानते थे कि केटी से ज्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगी, तो उससे ज्यादा बात नहीं करते और उसे वहाँ से जाने देते हैं। अब केटी बाहर जाती है लेकिन फिर दोबारा से चर्च के अंदर आती है। फादर उसे कहते हैं, मेरी बेटी, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? वो तुम्हारी मदद कर सकती है। लेकिन केटी उन्हें मना कर देती है और साथ ही बाइबल की एक वर्स पढ़ती है जिससे ये पता चल रहा था कि एनिमीज को उनकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। केटी इवान के घर जाती है और वहाँ से कुछ पैसे चुरा लेती है। फिर उसके बाद अगली सुबह वो एक कॉफी शॉप पे जाती है जहाँ पर वही कर्ली बालों वाला लड़का बैठा हुआ था। तो वो देखता है कि केटी, इसको तो हमने बंद किया था, ये जिंदा है। तो उसका पीछा करने लगता है। केटी उसी सेवरेज लाइन में आ जाती है और वो कर्ली बालों वाला लड़का भी उसके पीछे। यहाँ पर केटी फुल तैयारी के साथ आई थी, तो वो उसके गले में रस्सी डालकर उसे बेहोश कर देती है। उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, यानी नाइफ से उसकी पूरी बॉडी पर कट्स लगाती है जिससे उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है। अब दूसरी तरफ बार में इवान के दूसरे भाई के पास आती है जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। वो उसे और ड्रिंक करने का कहती है, इससे उसे वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है। तो वो वॉशरूम जाता है लेकिन केटी उसके पीछे जाके पहले तो उसे वॉशरूम में बंद करती है, फिर उसके बाद वो दरवाजा खोल के उसका सर टॉयलेट में घुसा देती है और उसका स्मेल से और सांस घुटने की वजह से काफी बुरा हाल होता है और वो वहीं मारा जाता है। अब बारी थी इवान के फादर की, जिसने केटी के साथ और भी ज्यादा बुरा किया था। केटी रास्ते में उसके सर पर भी एक पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देती है और उसे उसी तरह से इलेक्ट्रिकल शॉक्स देती है जैसे उसने इसको दिए। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करके उसकी एक वायर इसके मुंह में लगती है और जबकि दूसरी वायर आयरन बेड पर, ताकि ये करंट इतना ज्यादा हो जाए इवान का फादर जलकर मर जाए। और ऐसा ही होता है। अब केटी बेसमेंट में जाती है क्योंकि उसे उस लेडी से भी बदला लेना था, तो वो गाना गाने लगती है। तो ये बात सुन के लेडी भी बेसमेंट में आती है। लेडी जब देखती है कि केटी बॉक्स से बाहर आ गई है तो वो केटी को उसी बॉक्स में धक्का दे देती है, लेकिन केटी उस बॉक्स का दरवाजा उठाकर बार बार लेडी के सर पर मारती है और उसे जख्मी कर देती है। लेडी अब तो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। इतनी देर में इवान भी बेसमेंट में आ जाता है और उस सेवरेज लाइन तक पहुँच जाता है। वो देखता है कि बालों वाला भाई बेहोश पड़ा है और उसे कैद कर लिया गया है। इतनी देर में डिटेक्टिव जो कि सब कुछ जानता था और फादर से बातें कर रहा था, तो वो भी सेवरेज लाइन तक पहुंच जाता है ताकि केटी की मदद कर सके। तो अब यहाँ पर केटी ने उस लेडी को टॉर्चर करने के लिए उसके बेटे यानी कर्ली बालों वाले लड़के को मार दिया था और अब वो इवान को भी पकड़ चुकी थी। उसके बॉडी पार्ट्स को एक प्रेसिंग मशीन में क्रश करने लगती है, लेकिन इवान अभी भी केटी को रेसिस्ट कर रहा होता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन डिटेक्टिव इवान के सर में गोली मारकर उसे मार डालता है और केटी से कहता है कि सॉरी बच्चे, मुझे चाहिए था कि मैं उसी वक्त पहले टाइम जब तुम मेरे पास आई मैं तुम्हारी मदद करता। लेकिन केटी आगे से कुछ नहीं कहती क्योंकि अब उसने सब कुछ खुद ही कर दिया था। अब केटी बाहर जाती है और एक स्माइल पास करती है। ये स्माइल बहुत ही सुकून वाली थी। उसने उन बुरे लोगों से अपना बदला ले लिया। इसी के साथ ही वो अमेरिकन एम्बेसी जाती है और वहाँ के लोगों को बताती है कि मैंने मर्डर्स किए हैं, यानी वो वहाँ सरेंडर करती है। उसे पकड़े जाने से या पनिशमेंट से कोई डर नहीं होता क्योंकि वो जानती थी कि उसने इन रेपिस्ट के साथ बहुत अच्छा किया। और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।